हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। जैसा कि हमने ये जाना कि जो हमारा एक पॉइंट चार्ज होता है जिसको हमने बिंदु आवेश कहा था, बिंदु आवेश जो होता है हमारा वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके बाद हमने बाद में ये भी पढ़ा कि जब हमारा जो विद्युत द्विध्रुव होता है, जैसे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वो हमारा जैसे दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जब एकदम अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव भी हमारा क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको हमने अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और एक सामान्य पॉइंट, जनरल पॉइंट पर भी हमने निकाल के उसको कैलकुलेट किया। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे आपसे कि अगर हमारा यही विद्युत द्विध्रुव, ध्यान से समझिए कि हमको करना क्या है। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है हमको ये समझना कि हम करने क्या जा रहे हैं, तब तो आप समझ पाएंगे। अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे कि हम इसमें करेंगे क्या, तो आप कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि हम इस वीडियो लेक्चर में या इस टॉपिक जो होता है हमारा, इसमें इस टॉपिक में हमको करना क्या है, एक्चुअली हम इसमें करना क्या चाहते हैं। जैसा कि हमने ये देखा कि हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब हमने आपको ये बताया था, विद्युत बल रेखाएं जब आप पढ़ रहे थे उसमें ये बताया गया था कि जब हमारी विद्युत बल रेखाएं समांतर होती हैं, तीन चीजें उसमें बताई गई थी कि जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास पास होती हैं मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। विद्युत बल रेखाएं जब एक दूसरे के क्या होती है, दूर दूर होती हैं, तीव्रता कम होती है। और वही बताया गया कि जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं यानी उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर है, समझिए चुंबकीय विद्युत क्षेत्र भी क्या है, हर पॉइंट पर बराबर है। तो हमने यहाँ एक विद्युत क्षेत्र लिया है, विद्युत क्षेत्र ए लिया, और ये कौन सा विद्युत क्षेत्र है आपका, ये विद्युत क्षेत्र आपका एक समान है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र से आशय, फिर आप एक बार समझिए, एक समान विद्युत क्षेत्र आशय आपका ये होगा कि हम इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो प्लस क्यू पर उतना ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जितना कि यहां, यानी इस पॉइंट पर ई का मान, इस पॉइंट पर ई का मान किसी भी बिंदु पर पूरे विद्युत क्षेत्र में हम कहीं भी देखेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, एक समान होगा। इसलिए हम उसको कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। चलिए ये बात ठीक हो गई। तो एक समान विद्युत क्षेत्र आप समझ पा रहे हैं, क्लियर। अब ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र है आप देख पा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी दिशा कहां है, इधर। अब इसी एक समान विद्युत क्षेत्र में आपको याद होगा कि कोई भी आवेश हमारा विद्युत क्षेत्र, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए हम एक बाहर से चार्ज लेके आते थे, आवेश लेके आते थे, तब पता करते थे। अगर अट्रैक्शन और रिपल्सन होता था, आकर्षण और प्रतिकर्षण होता था, तब हम समझ जाते थे कि इस आवेश के चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और हमने ये जाना था कि विद्युत क्षेत्र है, एक्चुअली विद्युत क्षेत्र है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसी एक समान विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव जो अपने आप में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत द्विध्रुव भी आपका क्या करता है, अपने आप में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस विद्युत द्विध्रुव को हम क्या करते हैं, इस विद्युत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ले आकर रखते हैं। सपोज करिए उसको जब हम ले आकर रखेंगे तो होगा क्या कि जैसे हमने इसको रखा प्लस क्यू और ये क्या है आपका माइनस, ये विद्युत द्विध्रुव जो है इसका आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम मान लेते हैं कैपिटल पी है, जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ये आप जानते हैं। तो आपका जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, तो प्लस क्यू जो होगा इसका ध्यान से समझिए, ये प्लस क्यू है और ये आपका क्या है ई, ठीक। तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मतलब प्लस क्यू पर भी एक बल कार्य करेगा और माइनस क्यू पर भी क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा। यानी विद्युत द्विध्रुव के दोनों ही आवेशों पर दो बल कार्य करने लगते हैं। हम एक बल को मान लेते हैं F1 है, F1 इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में,
ये हम मान लेते हैं ये क्या है F1, इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी, अभी हम आपको वो भी कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ये वाला जो होगा एकदम उसके अपोजिट होगा, ये होगा आपका क्या F2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको जरा हम करके दिखाते हैं। थोड़ा सा मेंशन करिए आप उस बात को। जैसे आपका ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, हमने इसमें आवेश Q को लेके आया, इसमें फोर्स F लगा, तो E आपका हुआ करता था E इजिकल टू F अपॉन Q, तो यहां से F इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा Q इंटू E। ठीक, तो यहां से F1 इजिकल टू आवेश आपका क्या है प्लस Q है, तो यहां पे हम लिख लेंगे प्लस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माना क्या है E। यहां पर हमने क्या लिखा माइनस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लेंगे E। चलिए, तो पहला वाला जो बल आपका लगा प्लस QE, और दूसरा वाला बल जो आपका लगा वो क्या लगा माइनस QE। तो F1 और F2 में आप देख पा रहे हैं कि F1 और F2 जो है आपके परिमाण में समान है, यानी जितना बल F1 लगाता है उतना बल F2 लगाता है। दोनों में डिफरेंस खाली ये है कि F1 की डायरेक्शन आपकी उधर है और F2 की डायरेक्शन इधर, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, विपरीत है। अब सपोज करिए कि जब दो के दोनों बल आपके एक दूसरे के विपरीत लगते हो किसी वस्तु पर, पॉइंट समझिएगा इस बात को। जैसे सपोज करें हमने ये डस्टर को लिया, इस डस्टर को हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा के इधर से खींच रहे हैं, और इसी डस्टर को हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा के उधर से खींच रहे हैं। 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, ये डस्टर आपका इधर से उधर जाएगा, कहीं कहीं नहीं जाएगा। यानी ये क्या करेगा, ये आघूर्ण जो है आप सॉरी विद्युत द्विध्रुव जो आपका, ये न तो इधर मोशन करके जाएगा और नहीं इधर मोशन करके जाएगा, या हम सिंपल ये कहें कि इसमें रेखीय विस्थापन नहीं होगा, यानी ये रेखीय गति नहीं कर पाएगा। रेखीय गति आप तभी कर पाता है जब हम इधर से फोर्स लगाए 10 न्यूटन, इधर से लगा 15 न्यूटन, तो 5 न्यूटन क्या होगा उसको उधर खींच ले चला जाएगा। रेखीय गति का मतलब अपने पॉइंट को क्या कर दे, छोड़ दे, डिस्प्लेस हो जाए, विस्थापित हो जाए यहां से। यानी जब इस विद्युत द्विध्रुव पर हमारे F1 और F2 दोनों बल कार्य करेंगे, तो इस स्थिति में इस द्विध्रुव पर रेखीय गति संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है, इन दोनों का जो नेट बल होता है वो क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। पहले इतनी चीज को हम मेंशन कर लेते हैं, इतनी बात को हम लिख लेते हैं, फिर हम आगे आपको बताते हैं कि आगे और क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए हम लिख लेते हैं, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल E में एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लिख सकते हैं, जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P है, स्थित है। कहां स्थित है आपका, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक, ये बात हो गई आपकी। दूसरी चीज आप देखेंगे, तब विद्युत द्विध्रुव पर ध्यान से समझिए, तब विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल, कार्यरत बल F1 इजिकल टू, ध्यान से समझिए, F1 इजिकल टू प्लस Q इंटू E, और F2 इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस Q इंटू E। ठीक, हमने आपको क्या बताया कि ये दोनों ही बल आप देख पा रहे हैं कि प्लस Q इंटू E इस डायरेक्शन में, F2 आपका इस डायरेक्शन में, यानी F1 इस डायरेक्शन में, F2 आपका इस डायरेक्शन में। लिखेंगे F1 तथा F2 परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत हैं। लिखेंगे F1 तथा F2 परिमाण में समान परंतु दिशा में
विपरीत है, लिखेंगे तब नेट बल क्या होगा, तब नेट बल जो होगा आपका F इजिकल टू F1 प्लस F2, लिखेंगे आप Q इंटू ई माइनस प्लस Q इंटू ई माइनस Q इंटू ई इजिकल टू 0। नेट बल क्या होगा, शून्य हो गया, लिखेंगे अर्थात, लिखेंगे अर्थात विद्युत द्विध्रुव रेखीय गति नहीं कर सकता, रेखीय गति नहीं कर सकता या उसमें रेखीय गति नहीं होता है। ये चीज हो गई। एक चीज तो क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई कि जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को ले आकर रखते हैं तो वो क्या करता है कि रेखीय गति नहीं कर पाता, न इधर जा पाएगा न उधर जा पाएगा। एक चीज क्लियर हो गई। तो अगली चीज आप देखिए कि आप एक चीज सुने हैं कि जैसे आप सपोज करिए ये आपका क्या हो गया, यहां पे इधर फोर्स लगेगा और ये वाला क्या करेगा, इधर फोर्स लगेगा। तो होता यह है कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही फोर्स, जैसे ये आपका मटेरियल था, आपने देखा इस मटेरियल फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक, दोनों अलग अलग दिशा में लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये ना इधर जा रहा है ना ये इधर जा रहा है। लेकिन इसी में आप देखिए ये प्लस क्यू जो है आपका, ये इस पॉइंट F1 आपका इस पॉइंट पर लग रहा है, F2 आपका इस पॉइंट पर लग रहा है। ये लीनियर मोशन तो नहीं करा पाएगा, रेखीय गति तो नहीं करा पाएगा, लेकिन जैसे हम इसको इधर से पकड़ के खींचेंगे, इसको इधर से तो क्या करेगा, ऐसे घूम जाएगा, यानी ऐसा रहेगा तो क्या करेगा, ये ऐसे घूम जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये इधर से खींचा जाएगा, ये इधर से क्या करेगा, ऐसे पूरी तरह से ऐसे घूम जाएगा। यानी हम ये कहें रेखीय गति तो नहीं होता, लेकिन इसमें घूर्णन गति हो सकता। रेखीय गति संभव नहीं है, लेकिन घूर्णन गति संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि F1 तथा F2 आपके जो हैं ये द्विध्रुव के दो अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करते हैं, यानी ये संरेखित नहीं है, संगामी नहीं है। संगामी नहीं मतलब दो अलग अलग बिंदुओं पर कार्य करते हैं, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं और दोनों के बीच में कुछ न कुछ दूरी है। और आप ये जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर दो बल, ध्यान से समझिए, दो बल दो बिंदुओं पर कार्यरत हो तथा एक दूसरे से क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तब उस वस्तु पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। उस बलयुग्म के कारण वह जो वस्तु होता है वो घूर्णन करने लगता है। क्या करने लगता है, घूर्णन करने लगता है। हमने आपको क्लास 11th में, आप देखे होंगे क्लास 11th में जब आप रोटेशनल चैप्टर, घूर्णन चैप्टर आप पढ़ोगे, उसमें बताया गया होगा कि किसी भी गति को रेखीय गति कराने के लिए एक बल की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब उसको घूर्णन गति कराना होता है तो कम से कम दो बल की जरूरत पड़ती है, यानी उस पर बल आघूर्ण की जरूरत पड़ती है। ठीक, यानी हम सिंपल ये कहें कि जब हम इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, रेखीय गति तो नहीं कर सकता, लेकिन ये घूर्णन गति करता है। घूर्णन गति किसके कारण करता है, घूर्णन गति ये F1 और F2 के कारण करता है, क्योंकि ये F1 और F2 जो है आपके दो बिंदुओं पर कार्य करते हैं और दोनों में बीच में क्या होती है, कुछ दूरी हो जाती है, जिसके कारण इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। इस बल आघूर्ण के कारण ये क्या करता है, रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति करने का प्रयास करता है। यानी हम ये कहें कि वो जो बल आघूर्ण इस द्विध्रुव पर लगेगा, वो बल आघूर्ण इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक, इस बात को चाहे तो हम लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं इस बात को कि जब हम, ध्यान से सुनिए, या ऐसे लिखें F1 और F2, लिखेंगे F1 तथा F2, ध्यान से समझिए, F1 तथा F2 दो अलग बिंदु, या ऐसे लिखेंगे F1 और F2 दो भिन्न बिंदु तथा दिशा में विपरीत होते हैं। दो भिन्न बिंदु पर कार्य करते हैं,
दो भिन्न बिंदुओं पर कार्य करते हैं तथा दिशा में विपरीत होते हैं, जिसके कारण क्या लिखेंगे, जिसके कारण विद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। ध्यान से समझिए इसको, एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। ठीक, अब हमने आपको यह बताया कि आपको यह जानना जरूरी है कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। हम इसमें ये जो बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण ये आपका विद्युत द्विध्रुव घूमने का प्रयास करता है, उस बल आघूर्ण का मान कितना होता है, इसमें हम वही कैलकुलेट करने वाले हैं। हम इसमें क्या करने वाले हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव को जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो नेट बल तो शून्य होता है, लेकिन बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसकी वजह से क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है। उस बल आघूर्ण का मान कितना होता है, वही हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे। जिसके कारण देखिए विद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो कि ऐसे लिखेंगे, जो कि विद्युत द्विध्रुव को, ध्यान से समझिए, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ये चीज हो गई आपकी। ठीक, अब यहां पर हम ले लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र के बीच कितना कोण है, थीटा। इसके बीच में हम कोण को बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका एंगल क्या हो गया, थीटा। बात इस एंगल की हो रही है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन हो गई। ये आपका क्या हो गया, थीटा। इन दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा। ये हमेशा क्या प्रयास करेगा, बल आघूर्ण जब इस पर कार्य करेगा, ये हमेशा प्रयास करेगा थीटा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए, ऐसे घूम के। ये जो बल आघूर्ण कार्य करता है, उस बल आघूर्ण का मान कितना होता है, इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि क्लास 11th में आपको ये बताया गया होगा कि बल आघूर्ण जो होता है, किसी भी पिंड पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है, जो उस पिंड पर बलयुग्म कार्य करते हैं, जो दो बल कार्य करते हैं, उस दोनों बलों में से कोई एक बल, ध्यान से समझिए इस बात को, जो दोनों बल कार्य करते हैं, उन दोनों बलों में से कोई एक बल तथा दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, उसका सदिश गुणन आपका क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। यानी हम चाहें तो अब कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो थियरी को भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, यहां से हम कैलकुलेशन करते हैं कि कैलकुलेशन आपका आता कैसे है। चलिए इस बात को देखा जाए कि कैलकुलेशन आपका आता कैसे। देखिए अब लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण निकालते हैं। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण जो होगा आपका, ये क्या होगा, एक बल सदिश गुणन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी,
दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी यहां टॉर्क की बात करेंगे। टॉर्क को हम दिखा सकते, बल आघूर्ण को टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो एक बल चाहे आप F1 ले लें या ले लें आप क्या F2, फिर मल्टीप्लाइड आपका क्या हो जाएगा, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ध्यान से समझिए, अब लंबवत दूरी की बात हो रही है। लंबवत दूरी का मतलब एक F1 आपका यहां लगता है, दूसरा F2 आपका यहां लगता है, ये 2l आपका लंबवत दूरी नहीं होगा। ध्यान से समझिए, लंबवत दूरी आपका क्या होगा। अब हम यहां से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, एक लंब रेखा खींचते हैं। ये हम मान लेते हैं B और ये क्या मान लेते हैं A। ये जो AB होगा आपका, ये क्या होगा, लंबवत दूरी। यानी हम यहां पे क्या लिखेंगे, AB, ठीक ना। अब लिखेंगे जहां, ध्यान से समझिए, AB इज इक्वल टू आपका क्या होगा, या पहले ऐसे लिखें आप। यहां से आप अगर साइन थीटा इज इक्वल टू निकालना चाहें, देखिए ये आपका क्या, ये वाली दूरी आपको चाहिए, ये AB दूरी आपको चाहिए, ये आपका थीटा है, आप यहां से लंबवत बना दिए हैं। आपने यहां से 90 डिग्री बनाया और आप ये जानते हैं समकोण त्रिभुज बन गया। ये जब ये समकोण त्रिभुज बना तो इसके सामने वाला आपका कर्ण हो गया, समकोण के सामने वाला कर्ण, न्यून कोण के सामने वाला आपका क्या हो गया, लंब। आपको यही लंब निकालना है और दिया क्या है, कर्ण दिया है। लंब और कर्ण जो होता है आपका, ये रिलेशन कौन बताता है, साइन थीटा। तो यहां से जब आप साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, यानी AB/2l। इसको आप क्या लिख सकते हैं, AB/2l। ये आपका क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। अब यहां पे जब हम रखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू F1 या F2 कुछ भी ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू है Q इंटू E, कोई भी ले सकते हैं। फिर इंटू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी AB की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2l साइन थीटा। ठीक, फिर देखिए टॉर्क इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए इस बात को। अब यहां पे आप देखिए कि आपका Q2 इंटू L ऐसे लिख सकते हैं, 2QL, फिर इंटू क्या हो जाएगा, E इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। यहां अगर आप बात करेंगे 2QL आपका क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू P होता है। ये हो जाएगा आपका PE साइन थीटा। क्यों, क्योंकि P इज इक्वल टू 2QL। आप बहुत पढ़े हैं इस बात को। तो ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला, PE साइन थीटा। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, सदिश रूप में, इसी चीज को जब आप सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। आप इस पे क्या लगा देंगे, वेक्टर। क्या लगा देंगे आप इस पे, वेक्टर। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि जब आप A क्रॉस B लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, AB साइन थीटा। इसी चीज को हमने, यही चीज क्या था, PE साइन थीटा, इसको हमने ऐसे लिख दिया P क्रॉस E। क्लियर, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ये हो गया आपका क्या, बल आघूर्ण। यानी इस पे जो बल आघूर्ण कार्य करता है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, सॉरी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित जो बल आघूर्ण है आपका, वो क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको क्या करते हैं, इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस बताते हैं आपका, कि कब आपका बल आघूर्ण ज्यादा लगेगा, कब आपका बल आघूर्ण कम लगेगा, और कब आपका बल आघूर्ण शून्य होगा। इस चीज को हम देखते हैं। चलिए तो इरेज करते हैं इसे हम। विशेष स्थिति आप देखिए कि विशेष स्थिति आपका क्या कहता है, मात्रक आपका बल आघूर्ण का वही होगा, न्यूटन मीटर, जो आप पढ़ते चले आए हैं। चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं, बल आघूर्ण का मात्रक चाहे तो लिख लीजिए आप, ये क्या होगा, न्यूटन मीटर। चलिए ये चीज हो गई। अब हम विशेष स्थिति देखते हैं, स्पेशल कंडीशन। चलिए फर्स्ट देखते हैं।
आपके पास फार्मूला क्या मिला, टॉर्क इजिकल टू पी ई साइन थीटा, और थीटा क्या है आपका, पी और ई के बीच की लंबवत दूरी है, क्योंकि साइन थीटा है, कॉस थीटा होता तो क्या होता, लंबवत दूरी, उसको हम नहीं कहते। ठीक, ये आपका क्या हो गया, साइन थीटा। अब यहां पे हम पहली चीज लेते हैं, मान लीजिए कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0, यदि थीटा इज इक्वल टू 0, सपोज करिए थीटा इज इक्वल टू 0 से मतलब क्या रहा आपका, जैसे आपने क्या करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, डाइपोल की डायरेक्शन आपने ये रखा, तो थीटा इसके बीच में एंगल हुआ। एंगल जब आपका 0, इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, ये 0 कब हो सकता है, जब थीटा को हम करते करते डाइपोल क्या कर दे, ऐसे कर दे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और डाइपोल की भी डायरेक्शन इधर, या सिंपल हम ये कहें विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जब दोनों एक ही दिशा में होंगे, तब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 0। यह लिख सकते हैं, अर्थात चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, अर्थात लिखेंगे जब P तथा E एक ही दिशा में हो, कहां हो, एक ही, जब P और E आपके एक ही दिशा में होंगे तब देखिए क्या होता है आपका, तब टॉर्क इजिकल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ई हो जाएगा साइन 0, यानी आप टॉर्क इजिकल टू क्या लेंगे, ये हो जाएगा P इंटू ई इंटू 0, यानी आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क इजिकल टू 0, यानी बल आघूर्ण इस पे क्या होगा, शून्य होगा, बल आघूर्ण शून्य होगा, यानी जाहिर सी बात है बल आघूर्ण शून्य होगा जब तक ये यहां है, प्लस क्यू इसको खींच के माइनस क्यू इसको इधर खींच रहा है, दोनों खींच के इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में करना चाहते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में कर दिए, अब तो कोई बल आघूर्ण कार्य करेगा नहीं, बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि वो जो चाहता था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आए वो हो गया। यानी जब हम ये कहें कि जब विद्युत द्विध्रुव हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित होगा, तब उस पर बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। दूसरी चीज देखें, अब यही आप देखिए, आप चाहे तो इस बात को लिख सकते थे कि जब विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में हो, तो बल आघूर्ण का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, यहां पे आप लिख सकते हैं, अर्थात जब P व E एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, लिखेंगे तब विद्युत द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता, कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता, ये चीज हो गई आपकी, यानी कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, कब, जब दोनों एक ही दिशा में होंगे। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं आपकी। दूसरी कंडीशन हम ये देखते हैं कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90, यदि थीटा इज इक्वल टू 90, इसमें क्या लिखेंगे, अर्थात लिखेंगे, अर्थात जब P व E क्या हो, लंबवत हो, जब P व E क्या हो आपके एक दूसरे के लंबवत हो, तब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉर्क इजिकल टू P इंटू ई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या जानते हैं आप, 1 होती है, तो टॉर्क इजिकल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ई। ये मैक्सिमम होता है। सबसे ज्यादा बल आघूर्ण आपका कब कार्य करता है, यहां से देखिए आप, जब इसको हम घुमा के थीटा को 90 कर दिया, एकदम परपेंडिकुलर कर दिए, फिगर को जरा आप देखिए कुछ इस टाइप से हो गया, जब ये इस टाइप से हो जाए, ये ऐसे हो जाए, प्लस क्यू और क्या हो जाए माइनस, सबसे ज्यादा बल आघूर्ण आपका कार्य करेगा कब, जब एक दूसरे को सबसे ज्यादा बल काम करेगा इस पे, फिर क्या करेगा, जैसे जैसे थीटा का मान कम होगा बल आघूर्ण का मान कम होगा, थीटा 0 बल आघूर्ण 0, ठीक ना। यानी ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा बल आघूर्ण आपका कब कार्य करेगा, जब क्या हो, 90 डिग्री हो। ये आपकी सेकंड कंडीशन है। ठीक,
थर्ड कंडीशन भी लिखेंगे, अर्थात लिख सकते हैं यहां पे, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90 पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है, बल आघूर्ण अधिकतम होता है। ठीक, चलिए अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन आपकी क्या है कि हम मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका 180, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम तीसरी कंडीशन को बताएं। मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 यानी 180 डिग्री। जब आपका थीटा 180 होगा तो क्या होने वाला है जरा उस पर गौर कीजिए। तीसरी कंडीशन, जब थीटा इज इक्वल टू 180 लिखेंगे अर्थात P व E विपरीत दिशा में है। बात समझिए, पहले क्या था, 0 पे E की डायरेक्शन इधर, P की डायरेक्शन इधर, 180 की मतलब E की डायरेक्शन इधर और P की डायरेक्शन इधर, यानी E आपका इस डायरेक्शन में और P आपका क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना, इस कंडीशन में आपका क्या होता है इसको देखिए। तब देखो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P इंटू ई, ये हो जाएगा साइन 180, यानी टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE, फिर इंटू क्या हो गया आपका 0, टॉर्क इज इक्वल टू 0। यानी इस स्थिति में भी बलागुण का मान शून्य होता है। यानी जब दोनों विपरीत हो, जब P व E विपरीत दिशा में हैं, विपरीत दिशा में हैं, तब बल आघूर्ण क्या होता है आपका, शून्य होता है। बल आघूर्ण आपका क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, ये चीज है आपका, यानी हम ये सिंपल कहें कि पहला कंडीशन जो आपका था कि आपका P कहां था, E इसी डायरेक्शन में, P भी आपका क्या था इसी डायरेक्शन में, सॉरी P भी आपका क्या था इसी डायरेक्शन में। दूसरा क्या आपका E इस डायरेक्शन में, P आपका इस डायरेक्शन में, और ये क्या था आपका लंबवत। तो इस तरीके से आपने एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, उस पर बलाघूर्ण कितना लगता है, उस पर नेट बल कितना लगता है। सबसे पहले आपने नेट बल को चेक किया कि नेट बल कितना लगता है, बलाघूर्ण कितना लगता है, उसकी विशेष स्थितियां क्या होती है उसको आपने देखा। तो रिजल्ट आपका क्या निकल के आता है, कंक्लूजन अगर हम ये कहें कि जब हम किसी भी विद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, उसका नेट बल शून्य होता है, लेकिन उस पर बलाघूर्ण कार्य करता है। नेट बल शून्य होने के कारण वह रेखीय गति नहीं कर सकता, लेकिन बल आघूर्ण कार्य करने के कारण वह घूर्णन गति कर सकता है। और सबसे ज्यादा जो बल आघूर्ण कार्य करता है वो जब P व E यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तब आपका सबसे ज्यादा बल आघूर्ण कार्य करता है। और जो बल आघूर्ण कार्य करता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। थीटा आपका क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो इस तरीके से आपने इस पूरे वीडियो लेक्चर में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करता है उसको आपने देखा। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।